नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट 27 फरवरी 2025 पेपर होने वाला है, तो हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपका सेट, आपका 8वां ये है, आपका हिंदी का सेट नंबर 8 है ये। तो देखते हैं कि सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, क्योंकि आपका 1 नंबर का तो आपकी परिभाषा से आता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले किसी भी टॉपिक का परिभाषा को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद से उससे संबंधित क्वेश्चन जितने होते हैं उससे प्रैक्टिस कीजिएगा और उदाहरण को साथ में लेके चलिएगा। तो पहले हम समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। परिभाषा है कि जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन को हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या आप इजी वे में ये कह सकते हैं, दो असमान व्यंजनों से मिलकर बना ध्वनि समूह क्या कहेगा? आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। मतलब ये है कि दो व्यंजनों के जो बीच कोई स्वर नहीं होता तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे मिलाकर जो लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार की होती है? तो ये आपका 4 प्रकार की होती है। ये आपका क्या होगा? संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये सब क्या है हमारे? ये संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं। अब इसी देखिए, छ किस आपके व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। तो छ का प्रयोग में कौन सा व्यंजन हुआ? क प्लस श बराबर क्या होगा? छ। तो क्षमा, जैसे क्षमा शब्द क्या हो गया हमारा? ये तो छ से क्या बन गया? आपका क्षमा शब्द बन गया। त्र किसी से मिलकर बना था? कौन से व्यंजन से? त और र से मिलकर जो बने शब्द हैं हमारा त्र। इसका मतलब क्या हो गया? ये पत्र जो होता है क्या संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि जो त्र है ये त और र से मिलकर बना व्यंजन है। ज्ञ को ज और इ से मिलकर बना व्यंजन ज्ञ हो गया आपका, जिसको हम विज्ञान भी कहेंगे। श्र, श और र से मिलकर जो बना श्र है उसे हम क्या कहेंगे? ये संयुक्त व्यंजन है। तो स्वर्ण व्यंजन होता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है कौन सा है? श्र है, ब है, भ है, श है। तो संयुक्त व्यंजन कितने भेद होता है हमने प्रकार? तो 4 प्रकार है। श्र, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर, क्योंकि श्र क्या हमारा संयुक्त व्यंजन है। ब क्या है आपका? ये व्यंजन में आते हैं आपका। ठीक है, ब भी व्यंजन में है, स भी व्यंजन में है, लेकिन आपका श्र क्या है? आपका इस स क्या उसमें व्यंजन में आता है। श, 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 ह, ये सब आपका जो होता है श, 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 ह, ये आपका उसमें व्यंजन में आता है। ठीक है, लेकिन आपका जो श्र है ये संयुक्त व्यंजन में आता है। तो छ, त्र, ज्ञ, श्र ये क्या होगा? संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आंसर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से मुहावरा नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए अंग लगाना, बी अंगारे उगलना, सी अंत भला तो सब भला, डी अंग भंग फड़कना। तो इसमें मुहावरा पूछा है, तो मुहावरा इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा आपका? तो अंत भला तो सब भला, ये आपका क्या है? ये मुहावरा नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? लोकोंकित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लोकोंकित वाक्य कहते हैं। इसे हम मुहावरा नहीं कहेंगे। आप कैसे समझें कि मुहावरा की कैसे पहचान करेंगे? तो मुहावरा की पहचान करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रिया सूचक शब्द होते हैं। कैसा होता है? क्रिया सूचक शब्द होता है, जैसे करना, होना, लगना आदि प्रयोग होता है। जैसे कि अंग लगना, ये क्या हो गया हमारा? ये क्रिया शब्द सूचक हो गया हमारा। उगलना, ये क्रिया सूचक शब्द हो गए। फड़कना, ये क्रिया सूचक शब्द। मतलब मुहावरे का कौन सा शब्द मुहावरा है उसके पकड़ने का ट्रिक क्या है आपका? तो किसी शब्द के अंत में क्रिया सूचक शब्द होगा, वो क्या होगा हमारा? वो मुहावरा होगा। बस आपको इसको इतना दिमाग में रखना है कि मुहावरे को पकड़ने के लिए क्रिया सूचक शब्द होना चाहिए, जैसे कि लगना, फड़कना, होना, लगना, करना। ये शब्द क्या हो गया हमारा? ये आपके मुहावरे के क्रिया शब्द सूचक हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या अंत भला तो सब भला, तो इसमें क्रिया सूचक शब्द कोई सा भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? ये लौकिक वाक्य हो गया, जो इसका राइट हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
क्वेश्चन है कि दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार किस प्रकार है। ऑप्शन दिया ए लड़का, बी है दुष्ट, सी उद्यम, डी मचाते हैं। इसमें कहा कि दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार किसका है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी दुष्ट। क्या है इसमें आपका वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार पूछा है, ठीक है, क्योंकि लड़के किस प्रकार उद्यम मचा रहे हैं, किस प्रकार के लड़के उद्यम मचा है, तो दुष्ट प्रकार के। तो दुष्ट क्या हो गया हमारा, ये वाक्यांश का उद्देश्य से विस्तार हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद क्या होगा। ऑप्शन दिया ए संकेतवाचक, बी है इच्छाबोधक, सी है विधानवाचक, डी है संदेहवाचक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी संदेहवाचक शब्द है आपका, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी समझते हैं कि संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा से 1 नंबर के क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो संदेहवाचक किसे कहते हैं उसे थोड़ा सा हम कवर कर ले। इसमें जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उससे संदेह वाक्य शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं, आप इसे पेन कॉपी उठा के नोटबुक में से नोट कर लीजिएगा। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना व्यक्त हो, संभावना का भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संदेहवाचक कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि शायद वे कल आए ना, जैसे कि शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, तो ये आपका क्या है, इसमें संदेह या आपका इसमें संभावना व्यक्त हो रही है। तो जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो वो शब्द कैसा होता है, तो संदेहवाचक होता है। इसमें हमने क्या बताया, शायद वो कल आए। जैसे हमारे घर कल कोई आने वाला हो तो हम कहते हैं कि शायद वे कल आए, कौन, मेहमान। तो ये हमारा किस तरह का हो गया आपका वाक्य, तो हमारा होता है वाक्य किस तरह, संदेह होता है या आपकी संदेह या संभावना होती है शब्दों में। ठीक है, कैसे हम कहते कल हो सकता है कि क्लास ना हो, तो कल मतलब ये हमने क्या किया, संदेह आपको बताया या संभावना व्यक्त किया, मतलब क्या हो गई। तो जहाँ हमें संदेह या संभावना व्यक्त होती है वो शब्द वो वाक्य किस प्रकार के होते हैं, तो संदेहवाचक या संभावनात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आप इस परिभाषा को नोटबुक में से नोट कर लीजिएगा और जैसे को भी आप उदाहरण को साथ में लेके चलेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया ए अर्थांतर, बी है कल्पनातीत, सी है वाक्यार्थ, डी है अध्याहार। अध्याहार, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी अध्याहार, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है। ऑप्शन दिया ए विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, बी है संबंध बोधक अव्यय, सी है विसर्ग बोधक अव्यय, डी है समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों में असंगत पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको कौन सा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी विसर्ग बोधक अव्यय। क्या हमारा ये अव्यय भेदों के असंगत है, क्योंकि अव्यय कितने होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट हमारा होता है क्रिया विशेषण अव्यय,
सेकंड हो जाता हमारा कौन सा, सेकंड हो जाता हमारा आपका समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। थर्ड होता हमारा कौन सा, समुच्चय हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया आपका। इसके बाद से होता हमारा संबंध बोधक अव्यय। फोर्थ होता हमारा कौन सा, विस्म यादि बोधक अव्यय। तो अव्यय कितने हुए हमारे, अव्यय कितने प्रकार हो गए, तो चार। कितने भेद हुए अव्यय के हमारे, तो चार। कौन कौन सा है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिक बोधक। तो ये हमारे कितने हो गए अव्यय। इसने पूछा कि अव्यय को भेदों का असंगत क्या है, तो विसर्ग बोधक अव्यय क्या हमारा, ये अव्यय के भेदों में नहीं आता है। कौन कौन सा आता है आपका, क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक आता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। ऑप्शन ए है गीत तथा नाट्य प्रणाली, बी है शब्दार्थ कथन प्रणाली, सी है प्रश्न उत्तर और खंडान्वय प्रणाली, डी है व्याख्या प्रणाली। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए गीत तथा नाट्य प्रणाली, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा कौशल है। ऑप्शन ए शिक्षण कराना, बी है अनुदेशन करना, सी है अधिगम कराना, डी है दक्षता प्राप्त करना। तो भाषा कौशल क्या है हमारा, किसका क्या है, दक्षता प्राप्त करना क्या है हमारा, ये भाषा कौशल के अंतर्गत आता है, दक्षता प्राप्त करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे डिफिनीशन होता है कि भाषा कौशल किसे कहते हैं, भाषा कौशल किसे कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका क्या हमारा है, ये भाषा कहलाती है। अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका भाषा कहलाती है। या भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उससे भी हम क्या कहते हैं, आपको भाषा कहते हैं। ठीक है। और भाषा कौशल कितने होते हैं, तो चार होते हैं। भाषा कौशल कितने होते हैं, भाषा कौशल चार होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये किसके अनुसार है, ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। और पूछे क्वेश्चन कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशल कितने होते हैं, तो चार होते हैं। कौन कौन सी होती है, वो होता है आपका सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मॉन्टेसरी कहते कि बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, लिखता है, फिर पढ़ता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। ठीक है। तो इसमें आपका क्या समझ में आ गया आपको। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशल कितने होते हैं, तो चार, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। अगर पेपर में आता है कि भाषा कौशल मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या होता है, तो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम कहते हैं शुभोपल्ली। आपने ये ट्रिक बहुत सुनी होगी यूट्यूब पे। शुभोपल्ली सुनने, सुस होता है का सुनना, बोस होता है बोलना, पस होता है पढ़ना, लिस होता है लिखना। लेकिन मॉन्टेसरी का हम क्या बनाएंगे, तो शुभोलिप। तो क्या सु से सुनना, बो से बोलना, ली से लिखना, प से पढ़ना। ठीक है। तो आपको बिल्कुल पेपर में ध्यान देना होगा कि भाषा कौशल किसके अनुसार पूछा है
अगर किसी के अनुसार नहीं पूछा है तो आप देंगे आंसर, आपको मनोवैज्ञानिक के अनुसार आंसर देना होगा। अगर मॉन्टेसरी के अनुसार पूछेगा तो आपको इस प्रकार से आंसर देना है कि भाषा कौशल 4 होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये समझते हैं कि हम ग्रहण और अभिव्यक्ति किस भाषा में करते हैं। अपना हम किसी को अपनी भाषा को किसी के सामने रखना होगा तो किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सुनना और पढ़ना, जो सुनना और पढ़ना किस प्रकार का कौशल हो जाता है, हमारा ग्रहण। सुनकर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जिसको हम ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। जैसे सुनकर या पढ़कर, किस चीज़ को हम पढ़कर और सुनकर तो ग्रहण करते हैं, तो उसे कौन सा कौशल कहेंगे, जिसको ग्रहण करते हैं। तो सुनकर और जो पढ़कर जो ग्रहण करते हैं उसे हम ग्रहणात्मक कौशल करते हैं। और जिसके अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं, किसी के सामने अपने अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, वो कौन सा कौशल हो गया। तो बोलना और लिखना क्या होगा, हमारा अभिव्यक्त कौशल बोलते हैं इसको। जिसके सामने हम अपने आप को प्रकट करें, अपने विचारों को प्रकट करने की जो कला होती है वो किसे कहते हैं, अभिव्यक्त कौशल करते हैं। जिसमें हम किस प्रकार को अपने कौशल को व्यक्त करते हैं, तो हम बोलकर और लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं। लेकिन ग्रहण किस प्रकार करते हैं, तो सुनकर पढ़कर अपने विचार को ग्रहण करते हैं। उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गई कि भाषा कौशल किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार 4 प्रकार होती है, मॉन्टेसरी के अनुसार 4 प्रकार होती है। सुनना पढ़ना हमारा ग्रहण करना होता है, और बोलना और लिखना अपने आप को अभिव्यक्त करना होता है। तो बस यहाँ से आपको कम से कम आपको 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल एक टॉपिक के क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, किस प्रकार होती है। ऑप्शन ए दिया कि सैद्धांतिक शिक्षा, बी है बेसिक शिक्षा, सी है जीवन उपयोगी शिक्षा, डी है नैतिक शिक्षा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आपका, तो जीवन उपयोगी शिक्षा क्या है आपका ये प्रोजेक्ट विधि शिक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा, तो जीवन उपयोगी शिक्षा के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार होता है। ऑप्शन दिया है ए उद्देश्य कथन करना, बी है प्रस्तुतिकरण करना, सी है नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, डी है सामान्यकरण करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना क्या हमारा ये प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है, तो प्रथम चरण कौन सा होता है, तो पाठ योजना होता है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन होता है कि प्रस्तावना का मुख्य प्रथम चरण क्या है, तो पाठ योजना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए गतिशीलता, बी है प्रभुत्व उत्पादकता, सी है ग्राह्यता, डी है उच्चारण की शुद्धता। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, उच्चारण का शुद्धता इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। ऑप्शन ए है सीमित, बी है विस्तृत, सी है समान, डी है संकुचित। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी विस्तृत इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है, किस प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन दिया ए श्रेणी विभाजन, बी है वर्गीकरण, सी है शिक्षक की कठिनाई का निदान, डी है शैक्षिक निर्देशन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी शिक्षक की कठिनाई का निदान इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है निदान, बी है उपचार, सी है निदान और उपचार, डी है उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहते हैं, उपचार कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए विषय सामग्री का चयन, स्थिरीकरण और प्रस्तुतिकरण, बी में दिया कि स्थिरीकरण होता है, विषय सामग्री का चयन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, सी में दिया कि प्रस्तुतिकरण होता है, स्थिरीकरण होता है, विषय सामग्री का चयन होता है, डी में है कि प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन और स्थिरीकरण होता है। तो आपका पाठ्य पुस्तक की जो रचना के सोपानों क्रम किस प्रकार होता है, तो हमारा होता है आपका किस प्रकार से, तो विषय सामग्री का पहले होगा, विषय सामग्री का चयन करेंगे पहले हम पाठ्य पुस्तक रचना के लिए।
सेकेंड में करेंगे हम क्या, स्तरीकरण का, और थर्ड में हम करेंगे किस प्रकार का आपका, तो थर्ड में हम करेंगे आपका प्रस्तुतिकरण का। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शब्द शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन दिया ए, शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, बी है शिक्षा को अस्थायी बनाना, सी शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, डी है शिक्षा को निष्प्रयोजना बनाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, शिक्षा को निष्प्रयोजना बनाना। इसका क्या है आपका, सर्वोदय शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, बी है विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, सी है गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, डी है विद्यार्थी की सम प्राप्ति में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर किस प्रकार होगा, तो विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, ये क्या है हमारा, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता किस प्रकार होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं किस प्रकार का क्या क्या हो सकती है। तो फर्स्ट क्या हमारा, तो फर्स्ट होता है कि विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर देना चाहिए, विकास के पक्षों पर जोर देना चाहिए। सेकेंड होता है हमारा क्या, कौन सा, सेकेंड होता है हमारा ये कि विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाकर उसका निदान करना, विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाकर उसका निदान करना, ये क्या हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये विशेषता है, उसका निदान करना। और थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड होता है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। कि विशेषता क्या क्या होगी आपकी, तो विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर देना चाहिए, विद्यार्थी की कमजोरी को उसका पता लगा कर उसका निदान करना चाहिए, और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन भी करना, क्या है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता इस प्रकार होनी चाहिए। इसने पूछा कि विशेषता नहीं है, तो विकास के पक्षों के जोर न देना, ये आपका राइट हो जाएगा आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है सत्य और असत्य परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन दिया ए बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, बी है एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, सी है समरूप परीक्षण, डी है बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि रंगमंच अभिनय विधि है। ऑप्शन दिया ए गद्य की, बी है नाटक की, सी पद्य की, डी है व्याकरण की। तो रंगमंच जो अभिनय विधि है किस प्रकार का है, तो ये नाटक है एक तरह का, क्या है आपकी नाटक की। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो जो अभिनय विधि होती है वो इसके कितने उपभेद होते हैं अभिनय विधि के, तो इसके दो उपभेद होते हैं। अभिनय विधि के कितने उपभेद होते हैं, तो दो उपभेद होते हैं।
कौन कौन सा है? फर्स्ट हमारा होता है कौन सा? कक्षा अभिनय विधि। कक्षा विनय इसमें क्या होता है आपका? कक्षा विनय विधि में तो इसमें अध्यापक छात्रों को नाटक के पात्रों की भूमिकाएं बांट देते हैं और अपनी अपनी भूमिका के अनुसार नाटक का वाचिक एवं कायिक अभिनय करते हैं। ठीक है, और इसमें छात्र अपने सामान्य वेशभूषा में ही रहते हैं। शिक्षक की भूमिका निर्देश के रूप में रहती है। इसका प्रयोग कक्षा कक्ष में ही किया जाता है। कौन सा आपका? तो आपका कक्षा विनय विधि में होता है कि आप इसमें नाटक शिक्षण रोचक बन जाता है। ये आपका जो प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो कक्षा कक्ष में ही किया जाता है। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है इस अभिनय से। कक्षा जो अभिनय विधि होती है इसमें क्या होता है? तो छात्रों का व्यक्तित्व का विकास होता है। इस विधि में रंगमंच व्यवस्था, साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था आदि धन की मतलब कि बहुत सारी व्यवस्था होती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, ये कैसा है आपका? तो मनोवैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण है। माध्यमिक स्तर नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है यह। ठीक है, कौन सा? आपका कक्षा अभिनय। सेकेंड हमारा होता है कौन सा? रंगमंच अभिनय। रंगमंच विनय इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि इस विधि में छात्र पूरे नाटक को वास्तविक रंगमंच में प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक में करते हैं। ठीक है, ये छात्र पात्र की भूमिका के अनुसार उसके हाव भाव, चरित्र, स्वर के अनुसार वास्तविक रंगमंच में अभिनय करते हैं। और कक्षा अभिनय में क्या होता है? इस अभिनय से आपका छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है और इससे सिर्फ कक्षा कक्ष में ही किया जाता है। कौन सा अभिनय? कक्षा अभिनय। और रंगमंच क्या होता है? तो इसमें आपका वास्तविक रंगमंच प्रस्तुत होते हैं, जैसे उनके अनुसार हाव भाव, चरित्र, स्वर के अनुसार ही वास्तविक रंगमंच का अभिनय होता है। तो पेपर में क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अभिनय विधि कितने भेद होते हैं, तो 2। कौन कौन सा? फर्स्ट है कक्षा अभिनय, सेकेंड हमारा रंगमंच अभिनय विधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं पूछा है। ऑप्शन देखते ए भाषा अभ्यास गम्य है, बी है भाषा ज्ञान गम्य है, सी भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, डी है भाषा अनुकरणात्मक है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, भाषा व अभ्यास गम्य है। इसका राइट हो जाएगा आंसर। भाषा के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। नोट के रूप में इसके नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि भाषा के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। भाषा के प्रमुख तत्व, फर्स्ट होता है हमारा कौन सा? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। सेकेंड होता है हमारा क्या? भाषा क्या? प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है। सेकेंड क्या है हमारा? थर्ड क्या है? तो भाषा एक व्यवहारिक कुशलता है। भाषा एक व्यवहारिक कुशलता है। और चौथा हमारा भाषा एक परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है? तो परिवर्तनशीलता है, परिवर्तनशील है। तो भाषा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा क्या? प्रतीकात्मक है, भाषा एक व्यवहारिक कुशलता है और भाषा क्या है? तो परिवर्तनशील है। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछा है कि भाषा प्रयोग एक कौशल संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं था आपका? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, भाषा अभ्यास गम क्या है? हमारा एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। कौन कौन सा है भाषा कौशल से संबंधित पक्ष? अनुकरण है, अभ्यास है, सामाजिक व्यवहार कौशलात्मक पहलू है। लेकिन तत्व पूछा है तो हम तत्व पूछे हैं। अब भाषा प्रयोग कौशल कौन कौन से हैं? भाषा कौशल में क्या क्या आ सकता है आपका? तो भाषा कौशल में आ सकता है आपका क्या क्या? अनुकरण, सेकंड होगा अभ्यास, और थर्ड हो जाएगा हमारा सामाजिक व्यवहार। ये क्या हमारा? तो कौशलात्मक पहलू है। ये कैसे?
ये भाषा कौशल के पहलू हैं। कौन कौन से हैं? तो अनुकरण करना, अभ्यास करना, सामाजिक व्यवहार, ये क्या हमारे तो भाषा कौशल के पहलू हैं। और भाषा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जो इस प्रकार हैं। ये हमारा क्या हो गया? भाषा कौशल के पहलू हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। तो इसके बाद से आता है हमारा क्या? आपका 5 नंबर का गद्यांश, जो बिल्कुल हमारे हाथ में होता है। बस हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग को आंसर को देना है। तो हम पढ़ते हैं पैराग्राफ में क्या दिया है। पैराग्राफ है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा को जीवन में सर्वाधिक महत्व देते थे। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन द्वारा उन्हें अंग्रेजों का मुकाबला किया। गांधी जी सब मनुष्यों को समान मानते थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को वे मानवता का कलंक मानते थे। वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते थे। वे वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज में विश्वास रखते थे। सामाजिक न्याय, शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। गांधी जी प्रजातांत्रिक राज्य को कल्याणकारी मानते थे। गांधी जी के अनुसार नैतिक आचरण का जीवन में विशेष स्थान होना चाहिए। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा, अपग्रह, निस्वार्थ सेवा को मानवता के लिए सच्ची सेवा मानते थे। उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों में वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टिकोण प्रमुख था। उनकी मान्यता थी कि किसी राष्ट्र का समुचित उत्थान अपने परिवार, जाति, गांव, प्रदेश तथा देश की समस्याओं को सुधार से हो सकता है। स्वयं को सुधारो, सारा विश्व सुधरेगा, उनका यह कहना था। वो कहते थे कि स्वयं को सुधारो तो सारा विश्व अपने आप सुधर जाएगा। उनका ये कथन था। किसका? आपको ये था, आपका कथन किसका था? आपको तो गांधी जी का था। तो देखते हैं इसके अनुसार क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया है कि शरीर यात्रा के जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा, अन्न आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करता है किस प्रकार? ऑप्शन देखते हैं। ए अपरिचित, बी अपरिपक्व, सी प्रजातांत्रिक, डी अपग्रह। इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी अपरिग्रह, इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो परिग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। तो अपरिग्रह में अ क्या हो गया आपका? इसमें आपका अ हो जाएगा उपसर्ग। अब परिग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद। क्वेश्चन सत्याग्रह में कौन सी संधि पूछा है। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो आपका इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्याग्रह में हमारा दीर्घ संधि है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन दीर्घ संधि कैसे? अब इसको हम पहचानते हैं। तो सत्याग्रह का हम संधि करेंगे, किस प्रकार होता है देखते हैं। तो सत्याग्रह क्या करें? सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह किस प्रकार? सत्य में सत्य और ये क्या हो गया हमारा? आ। तो क्या बन गया हमारा? दोनों मिलके आ। तो जहां बड़ी मात्रा के प्रयोग होगा वो क्या होगा हमारा? दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, कौन संधि हो गया हमारा? तो दीर्घ स्वर संधि हो गया है। सत्य प्लस आग्रह। तो सत्य में कौन सा हो गया आपका? इसमें स्वर कौन सा हो जाएगा आपका? सत्य। अ कितना क्या प्रयोग हो गया आपका? अ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या प्रयोग किया है? आग्रह। तो आग्रह में कौन सा आपका हो गया है आपका? तो आग्रह में हो गया हमारा आ। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? आ। तो आ क्या हो गया हमारा? ये हो गया आपका दीर्घ संधि हो गया। अब दीर्घ संधि की हम पहचान किस तरह से करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि की हम पहचान किस प्रकार से करेंगे? ट्रिक है इसका, आप इसको ट्रिक के रूप में लिखिएगा। जहां आ, बड़ी ई, बड़ा ओ दिख जाए, मतलब आपका ये चिन्ह और ये तीनों चिन्ह जहां दिख गए तो आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इसमें सत्याग्रह में क्या दिख गया हमको? आ दिख गया कि क्या हो गया हमारा? आपका दीर्घ स्वर संधि हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इसकी पहचान हमारी किस प्रकार से होगी? जहाँ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, चाहे आप यहाँ पे एक दंडित दिख गया शब्द के, या अब किसी शब्द के ऊपर ये दिख गया और किसी के नीचे ये दिख गया बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा हमारा? वो दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा।
क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। ऑप्शन दिया ए आसन भूतकाल, बी है संभाव्य वर्तमान, सी है सामान्य भविष्य काल, डी है सामान्य भूतकाल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सामान्य भूतकाल, डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन कौन सा है इसमें आपका? ऑप्शन दिया ए धर्म, संप्रदाय, सी है आपका रंग और डी आपका जाति। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें आपका? तो जाति क्या होगी हमारी? ये हो जाती है आपकी स्त्रीलिंग। ये क्या? ये नित्य स्त्रीलिंग इसको बोलेंगे, मतलब ये स्त्रीलिंग में ही आता है, इसका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं होता है। जबकि आपका धर्म, संप्रदाय और रंग ये सब क्या हमारे? ये पुल्लिंग के शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसके बाद से। क्वेश्चन है कि अ उपसर्ग है किसमें है? ऑप्शन दिया ए आचरण में है, बी अहिंसा में, सी अंतर्राष्ट्रीय में, डी अनुसार में। तो आपका अ उपसर्ग किसमें है? तो अहिंसा में है, हमारा राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा आंसर। कैसे? अहिंसा का संधि करेंगे तो क्या होगा हमारा? अ प्लस हिंसा, तो अ क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। अब हमने गद्यांश के 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा आता है पद्यांश, जो आपके ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं पद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। पद्यांश में दिया कि मैं जीवन का विभीषण दुर्दर्भ प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे मैं वह गौरवान लिए हूँ, मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूँ। ये आपका पद्यांश था। तो इसके अनुसार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए, ऊपर के 2 चरणों को नाद सौंदर्य के उपस्थित है। ऑप्शन ऊपर के 2 चरणों में आपका कौन सा सौंदर्य है? नाद सौंदर्य के उपस्थित है। ऑप्शन देखता हूँ ए मैं हूँ शब्दों के कारण, बी है जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण, सी है दुर्दर्भ और प्रलयकर शब्दों के कारण, डी है बिना कारण के। तो ऊपर के शब्दों में क्या है? तो मैं जीवन का विभीषण दुर्दर्भ प्रलयंकर तूफान लिए हूँ। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? तो दुर्दर्भ और प्रलयंकर शब्दों का कारण क्या है हमारा? ये 2 चरणों के नाद का सौंदर्य है। इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने काव्यांश में कौन से गुण का प्रयोग किया है? ऑप्शन दिया ए ओज गुण, बी है माधुर्य गुण, सी है प्राची गुण, डी है सुदर्शन गुण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए ओज गुण का प्रयोग उसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गौरवान क्यों कह रहा है? ऑप्शन दिया ए शत्रु की हिम्मत तोड़ने हेतु, बी है दिल बहलाने हेतु, सी है नर्तन करने हेतु, डी है ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु। तो शत्रु को हिम्मत तोड़ने हेतु कवि क्या कर रहा है? तो गौरवान को बता रहा है, अपने आप को गौरवान शत्रु की हिम्मत को तोड़ने के लिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है। ऑप्शन दिया ए कायरता की, बी प्यार की, सी बहादुरी की, डी है पलायन की। अंतिम की 2 पंक्तियों में क्या होती है आपकी? तो बहादुरी की भावना प्रकट होती है। तो राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, पद्यांश का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए है। ऑप्शन दिया ए भाग जाने का, बी है पुष्प देने का, सी आत्मसमर्पण करने का, डी है मर मिटने का। तो मर मिटने का उसने क्या किया है? तो स्वर्णिम अरमान लिए बैठा है आपका कवि इस दिल में। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।